चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास मित्र। नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सब? आनंद में, मजे में? इकोनॉमिक्स का ये लास्ट वाला सेशन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति के संबंधित जो लास्ट वाला सेशन है, इसको समाप्त कर लेते हैं। इसमें अपना मित्र क्या क्या रह गया था? हाँ, इसमें देखो अपनी मुद्रास्फीति के बारे में दो तीन टॉपिक रह गए थे जो इंपॉर्टेंट थे। मतलब जो हमने पढ़ा है उसे क्रक्स और समरी के रूप में इंपॉर्टेंट कुछ वस्तुएं हैं उनके बारे में, वस्तु और उनके प्रभाव और मुद्रास्फीति के कारण, इनमें हमें चर्चा करनी थी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों? एक बार मोबाइल में भी चेक कर लेता हूं मैं। आवाज वगैरह क्लियर है? इसमें देखो अपनी मुद्रास्फीति, आवाज वगैरह सब क्लियर है? आरएस के लिए जो विद्यार्थी परेशान हो रहे थे हनुमानगढ़ में, देखो हनुमानगढ़ में एक प्रकाश करके बुक डिपो वाला है, उसके पास पुस्तक है। कल तक भी उसके पास शाम तक पुस्तक थी, आपको वहां पर मिल जाएगी। ये अपनी आरएस की प्री की अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो ये मस्ट बुक है। अब आपको जो आपने पढ़ा है, कैसे उसमें पढ़ा है, उसमें कैसे प्रश्न आरपीएससी उठाती है, वह आपको ध्यान में आने के लिए ये पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। टॉपिक वाइज अपन ने ही राजस्थान में सबसे पहले विभाजन किया था और बड़ा सटीक विभाजन अपना है, साइंटिफिकली बड़ा विभाजन है। सपोज करो आपने राजस्थान में एकीकरण पढ़ा था, आपको ध्यान में आना चाहिए कि आरपीएससी एकीकरण से कैसे प्रश्न उठाता है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इंडियन इकोनॉमी में से कैसे प्रश्न वो पुटअप करता है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ज्योग्राफी में देखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में से किस प्रकार के प्रश्न मॉडरेटर उठाता है, आपको जानकारी में आना चाहिए। और उसके लिए आपको ये पुस्तक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। दो लाभ और हैं इस पुस्तक के मित्र, कि अपन ने इसमें 1998 से प्रश्न पत्र शामिल किए हैं और 2013 का जो कैंसल्ड पेपर है वह भी इसमें शामिल है। सामान्यतः आपको और किसी पुस्तक में ये नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अपन ने इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखी है। हमें पहले मालूम नहीं था कि वैसे रद्दी पेपरों में भी निकाल देनी चाहिए, लेकिन हमने तो भैया बढ़िया से घी वाले अच्छे पन्नों को लेके भारी पुस्तक बनाई है। करीबन 250 पौने 300 के आसपास पेज हैं इसमें। और हमारा कोई इतना व्यावसायिक दृष्टिकोण है, व्यावसायिक दिमाग भी कभी रहता नहीं है, तो हमने निकाल भी मात्र 160 फिक्स प्राइस में निकाल रखी है। बाकी सब जगह आपको पुस्तकें 200 रुपए से कम में इस प्रकार की मिलेंगी नहीं। ठीक है मित्र, चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इकोनॉमिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको अभी फिनिश कर लेते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में देख रहे थे, मैं सीधे उसके टिटबिट पे आऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। एक, हम मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में देखेंगे। जब हम मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि भैया एक तो डिमांड और एक सप्लाई, दो कारणों से अपन ने मुद्रास्फीति देखी थी। और एक कॉस्ट वाली अपन ने कारणों से मुद्रास्फीति देखी थी। तीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार हम समराइज करते चलते हैं। और उनको भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि डिमांड में वृद्धि हो रही है, मतलब इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारक आपको ध्यान में होने चाहिए। ये कारक इट मींस स्फीति के होने के प्रमुख कारणों में से एक है। देखो, यदि पहला कारण लिखता हूं मैं, मुद्रा की पूर्ति का बढ़ जाना, मतलब कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो क्या ये मांग में वृद्धि होगी नहीं होगी? अगर हर किसी के जेब में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, हाँ, तो बताओ मांग में वृद्धि होगी नहीं होगी? साहब बिल्कुल होगी। सबके पास पैसा आ रहा है तो बिल्कुल वृद्धि होगी होगी। क्लियर है? तो पहला कारण क्या हो गया? मांग की पूर्ति और में वृद्धि। एक मेरे मित्र, काला धन, ब्लैक मनी। अरे वो ब्लैक मनी आती है ना, उसको आप क्या है, ऑडिटिंग या अकाउंटिंग में नहीं ला सकते। तो आपके मन में क्या होती है, देखो कभी भी आप देख लेना, जो भी आदमी 2 नंबर का पैसा लेके आता है वो सबसे पहले क्या खरीदेगा? गाड़ी घोड़ा, भौतिक वस्तुओं में खर्च करेगा। अगर वो 10,000 रुपये का मोबाइल लेके आ सकता है तो क्या करेगा? चलो एप्पल का फोन लेके आते, इन चीजों में खर्चा करेगा। घर में अगर जबरदस्ती क्या करेगा? रंग करवाएगा, पुताई करवा लेगा। यार ये पर्दे खराब हो गए, नए पर्दे ले आओ। रसोई में अरे यार ये मिक्सी पुरानी होगी, हटाओ, नई मिक्सी लाओ। यही काम करेगा वो, इससे ज्यादा नहीं करेगा। हाँ देख लेना आप, 2 नंबर वाले घर में आप जाके देखोगे तो आपको भौतिकतावादी चीजें खूब मिलेंगी। उसके पीछे कारण यही है, भैया खर्च कहाँ करे, वो इन्हीं में खर्च करेगा। तो अधिकतर वो पैसा कहाँ खर्च करता है? वो मेटेरियलिस्टिक चीजों में मेरे मित्र खर्च करता है, ये ध्यान रखना।
तो काला धन यदि बढ़ता है मार्केट में, लोगों के पास आता है, तो ध्यान रखना डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। स्पष्ट है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। देखो यदि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो उससे भी क्या होता है, मार्केट में पैसा आता है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो वो अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो अल्टीमेटली घूम फिर के पैसा किसके पास आता है, वो जनता के पास आता है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने पर भी स्फीति के प्रमुख कारणों में से गिना जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ऋणों का पुनर्भुगतान। ऋणों का पुनर्भुगतान यदि करते हैं तो भी क्या बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। इस पर तारा लगा लेना, इस पर तारा लगा लेना, ऋणों का पुनर्भुगतान कर देना, इससे भी क्या होगा, आपकी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अच्छा, आपका टैक्स है, अगर आपका टैक्स कम कर दें तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जहां पहले 30% टैक्स था, यदि 20% टैक्स आपकी कर देते हैं इनकम पे, तो आपके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो भैया स्फीति बढ़ जाएगी, स्फीति बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन के प्रमुख कारक, ये तो मैंने कुछ बिंदु आपके साथ डिस्कस करे डिमांड वाले। तो एग्जामिनर कैसे प्रश्न देगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्न में से मांग में वृद्धि वाले कारक कौन से नहीं है। मुद्रास्फीति के लिए निम्न में से मांग में वृद्धि नहीं होने वाले या करने वाले कारक कौन से नहीं है, कौन से हैं। आपको इन्हीं में से फिर क्या पॉइंट दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन कौन से कारक हैं। अब मेरी बात का ध्यान रखना, आपको केवल इतना सा देखना है कि उस कारक की वजह से क्या बाजार में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मार्केट में लोगों के पास पॉकेट में ज्यादा मनी आ रही है, इट मींस डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, ये ध्यान रखना। अगला हमने देखा था सप्लाई में कमी हो जाना, टमाटर के दाम बढ़ गए तो उसका कारण ये थोड़ी कि जेब में पैसा आ गया। अरे भैया पीछे से बाजार में सप्लाई नहीं हो रही तो ऑब्वियस ही बात है तो टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे। पूर्ति में कमी करने वाले कारक, क्लियर है? इनको हम कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन। यदि फैक्टर्स की पूर्ति में ही कमी हो जाए, फैक्टर्स की पूर्ति में ही कमी हो जाए तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे। एक और अच्छा पॉइंट आता है, प्राकृतिक संकट भी लिख लो। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई ऐसे प्राकृतिक संकट आ गए हैं, फसल में कोई कीड़ा लग गया, खराब हो गए, तो उस समय क्या होगा आपके, जैसे एक बार क्या हुआ था, चावल की फसल में कीड़ा लग गया था। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, और यहाँ पर चावल भरपूर होता है और यहाँ से हमारे पास चावल आता भी बहुत है। और वहाँ पूरी फसलें लाइन से खराब हो गई और यहाँ पर उस समय चावल सर्वाधिक महंगे हो गए थे। और नॉर्थ साउथ कहीं चल जाओ आप, चावल गरीबों का स्टेपल फूड है। कहाँ पर, उड़ीसा और साउथ में तो, हाँ, अगर वही नहीं, उनसे रोटियां इतनी नहीं खाई जाती, वो चावल ही खाते हैं भर भर के तसला। फैक्टर्स कम हो जाए, प्राकृतिक कोई संकट आ जावे, और फैक्टर्स हो गए, प्राकृतिक संकट हो गए, हाँ, एक दो का अपना ये, अगर आपकी फैक्ट्री में कोई हड़ताल हो जाए या श्रमिक कोई आंदोलन कर दे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो दाम बढ़ जाएंगे। तो श्रमिक आंदोलन, एक दो कृत्रिम भी होती है। कहते हैं ना साहब, लाला जी ने बोरिया की बोरी गोडाउन में भर रखी थी, तो कृत्रिम रूप से भी यदि अगर इसकी दुर्लभ, कृत्रिम रूप से भी अगर डिमांड को कम कर दी जाती है, उसकी होर्डिंग कर दी जाती है, काला बाजारी कर दी जाती है, तो भी दाम बढ़ जाते हैं, है ना। कृत्रिम, इसको हिंदी में बोलेंगे दुर्लभता। और क्या बिंदु हो जाएंगे मित्र, एक देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी इसमें बड़ा रीजन होता है। यदि आपने किसी प्रोडक्ट का ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट कर दिया, चावल का एग्जांपल ले लो, हमारे यहाँ चावल की वैसे ही बहुत आवश्यकता, और हमने क्या कर दिया, जज के बाहर हमने चावल का एक्सपोर्ट कर दिया, निर्यात कर दिया।
तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी मतलब सप्लाई कम हो जाएगी। इसी का रिवर्स कर दूं मैं, हम जैसे चावल इंपोर्ट करते हैं, जैसे पाम ऑयल हम खूब इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उसका इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो हमारे यहाँ पे तेलों के दाम बढ़ जाएंगे, सप्लाई कम हो गई। क्लियर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशन समझ गए। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमने एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, आपकी सप्लाई कम हो सकती है। और यदि इंपोर्ट कम कर सकते हैं, कर देते हैं, तो भी हमारी क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति में प्रभाव पड़ जाएगा। स्पष्ट है, क्लियर है। एक रटने वाला बिंदु है, उसको और देख लेना। एक होता है डेप्रिसिएशन इन प्रोडक्शन, क्लियर। आप तो केवल इतना ध्यान रखना, उत्पत्ति ह्रास का नियम, एग्जामिनर यदि देता है उत्पत्ति ह्रास के नियम से क्या सप्लाई में कमी होती है, साहब बिल्कुल होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि एक सीमा में यदि आप उत्पादन बढ़ाते हो तो आपकी क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही होती है तो वो क्या करता है, उस पर खर्चा नहीं करता, प्रोडक्शन जितनी उतनी चलाए रखता है। मतलब कि अगर आप आगे उत्पादन करते हैं और आपकी लागत बढ़ रही है और फिर आप क्या कर रहे हैं, लागत नहीं बढ़े इसलिए उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे सपोज करो टमाटो केचप ही है, टमाटर के भाव बढ़ गए, अब फैक्ट्री को टमाटर की डिमांड तो है, मतलब केचप की डिमांड तो, लेकिन भैया उसकी पूर्ति करने के लिए उसके फिर भाव बढ़ाने पड़ेंगे, और अभी टमाटर महंगे हैं, तो क्या करेगा, उत्पादन अभी नहीं बढ़ाता है। इसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। यदि ये इफेक्टिव हो जाता है तो भी सप्लाई पे फर्क पड़ता है, और सप्लाई पे फर्क पड़ता है तो मुद्रास्फीति की में कम या ज्यादा होने की संभावना रहती है। क्लियर है। मुद्रास्फीति का मतलब यही नहीं होता, वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, दोनों ये परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना आप। ये तो हो गया डिमांड और सप्लाई। एक और कारण देखो, एक मेरे मित्र कारण है आपका कॉस्टिंग वाली बात और कर लेते हैं। लागत में वृद्धि, लागत में यदि वृद्धि होती है तो उससे क्या क्या कारक हो सकते हैं और जिनकी वजह से मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। देखो कॉस्टिंग कैसे बढ़ेगी, जैसे फैक्टर के हमने कुछ बिंदु पहले देखे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे क्या थे, आपका लैंड है, आपका लेबर है, हाँ, ये सारी हमने कल 4 फैक्टर्स देखे थे ना। तो कॉस्टिंग में हमारे लैंड, लेबर का, इनका सबका प्रोडक्शन का बहुत बड़ा फर्क फर्क रहता है। रॉ मटेरियल का यदि महंगा हो जाना, ये सारी क्या करती हैं भैया, हमारे उत्पादन लागत को बढ़ा देती है। सपोज करो लेबर बढ़ गई आपकी, लेबर पहले 100 रुपये में मिलती थी आपको 1 घंटे के लिए, अगर वो 150 रुपये मांग रही है तो 50 रुपये आप क्या करोगे, ये 50 रुपये अपने उस प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे, इससे भी क्या बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। ये क्या है, लागत बढ़ गई आपकी। तो लागत में वृद्धि करने वाले कारणों में सबसे पहला ही हम कौन सा कारण लेते हैं, साधनों की लागत में वृद्धि। साधनों की लागत में वृद्धि, ये सबसे पहला कारण ध्यान। अच्छा, एक बड़ा अच्छा कारण आता है आपका मोनोपोली वाला भी फैक्टर होता है। किसी प्रोडक्ट की किसी की मोनोपोली होती है ना, तो भी क्या करता है, वो अधिक से अधिक प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी क्या कर लेता है, एकाधिकार लाभ में वृद्धि करता है। तो उससे क्या होता है, औरों की कॉस्टिंग और बढ़ जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि। और कौन से बिंदु होते हैं मेरे मित्र जिससे लागत बढ़ जाती है। देखो जैसे लेबर की बात कर रहा था ना मैं आपसे, ऐसे ही यदि मजदूर संघ होते हैं, ये खूब ऐप करते हैं कि नहीं साहब अब हम काम नहीं करेंगे, हमें ये ऐसा ऐसा चाहिए, हमें इस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, तो भी क्या जाती है, मजदूर संघों के द्वारा भी लागत में वृद्धि जाती है। तो ध्यान रखना, एक बार यूपीएससी में प्रश्न आया था, उसमें पॉइंट था, क्या लागतों में वृद्धि में मजदूर संघों का भी भूमिका रहती है कि साहब बिल्कुल रहती है। क्लियर। मजदूर संघों की भूमिका। और भैया कहीं कैसे बढ़ सकते हैं, देखो लागत में वृद्धि, समझो लागत में वृद्धि वाले कारक। कई बार क्या होता है, जैसे मेरा केचप बनाने का काम है,
अब किसान संघ हैं या व्यापारी हैं, उनने कोई ऐसा गठबंधन कर दिया कि साहब हम तो इससे कम में सामान बेचेंगे नहीं बेचेंगे, तो कैसा गठबंधन किया इनने ये? ऐसा यदि किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से करने से पहले रॉ मटेरियल के व्यापारी संघ वाले ऐसा कोई अनैतिक गठबंधन कर लेते हैं तो भी कॉस्टिंग में वृद्धि होती। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन सब ने बैठ के तय कर लिया कि साहब हम तो इतना भाड़ा लेंगे चाहे कुछ हो जाए, तो कैसा गठबंधन है? आप तो डिपेंड हो उन पे, आपको झक मार के भी एक बार तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसी दर में अपने सामान भिजवाने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन। व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन, ये किसका है? स्फीति के प्रमुख कारण हो गए तीनों के तीनों। ठीक है, अब देखो एग्जाम में एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, उसको भी देखो। मुद्रास्फीति के ये तो थे कारक, मुद्रास्फीति से पड़ने वाले प्रभाव, इस पर भी बड़े अच्छे प्रश्न पूछा जाता है। पूछता है कि उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक एक करके हम देखते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता पे मुझे बताओ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा? बिल्कुल साफ नेगेटिव पड़ेगा, नेगेटिव ही पड़ेगा। सामान महंगा हो गया भैया, हमारे तो घर में महंगा सामान आ रहा है। अच्छा, व्यापारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव। मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे कि सपोज करो एक बार किसी चीज की कीमत बढ़ गई, समोसे की कीमत थी पहले 10 रुपए का बेचता था कोई हलवाई, और अब सपोज करो 15 का बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? कि आलू महंगा हो गया इसलिए 15 का बेचने लगा। अब उसने देखा कि यार मैं 10 रुपए में पहले समोसे बेचता था दिन में 100, 15 रुपए करने के बाद भी मेरे समोसे तो अब भी 100 ही बिक रहे हैं। तो पट्टा क्या करता है, जब आलू के भाव कम हो जाते हैं तो 15 से 10 रुपए का भी कीमत कम नहीं करता, वो फिर उसको मेंटेन कर लेता है। बोलो कहीं लिए कम करने हैं? बोलो मैं तो घबरा रहा था, कीमत बढ़ा दूंगा तो मेरे समोसे लोग खरीदेंगे नहीं, बगल वाले से खरीद लेंगे। यहाँ तो कीमत बढ़ाने के बाद भी उतने ही समोसे बिक रहे हैं, तो भैया इतने ही करो ना, फिर बाद में भी वो कीमत कम नहीं करता है। तो व्यापारी के लिए तो मुद्रास्फीति क्या रहती है? लाभदायक रहती है मित्र, एक सीमा तक जो मुद्रास्फीति बढ़ती है। अच्छा, अगला ऋणी, ऋणी के लिए क्या रहता है? मुद्रास्फीति बढ़ती है। ऋणी मतलब जिसने लोन लिया, एक तो होता है लोन देने वाला और लेने वाला, ऋणी का मतलब लोन लेने वाला। जैसे मैंने आपसे उधार पैसा लिया, तो बताओ मेरे लिए नुकसानदायक है फायदेमंद है? देखो जो ऋण लेता है उसके लिए तो क्या है? पॉजिटिव है। क्यों है उसके लिए पॉजिटिव मेरे मित्र? देखो उसके लिए इसलिए पॉजिटिव है कि अब मेरी जेब में ज्यादा पैसा आ गया, मुद्रास्फीति मतलब बाजार में ज्यादा पैसा हो गया, मुझे लौटाने तो 100 रुपए, ठीक है उसको, अब रुपए की वैल्यू कम हो गई, सबके पास खूब पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसके 100 रुपए की वैल्यू घट के तो अब कितनी रह गई? 80 रुपए रह गई। उसकी वैल्यू तो घट गई जो उसने पहले 100 रुपए दिए थे। इसको ऐसे समझो कि उसने जब मुझे 100 रुपए दिए थे तो उसमें मेरे 10 समोसे आते थे, लेकिन अब वो 100 रुपए मुझे दे रहा है, उसमें कितने समोसे आएंगे? 15 चौको 60, 15 5 75, 6 समोसे आएंगे। स्पष्ट है? तो क्या हो जाएगा, ऋणी को फायदा होता है और ऋणदाता को नुकसान होता है। कि हमने जब दिए थे उसको 100 रुपए, तो 100 रुपए में ज्यादा सामान आता था, मुद्रास्फीति इतनी थी नहीं। अब 100 रुपए वो वापस भी कर देगा, तो सपोज करो उस समय हम 100 रुपए की ज्यादा सामान ले सकते थे, अब तो 100 रुपए का कम सामान लेंगे, या बनिस्पत हम रेशो के वाइज में कम सामान लेंगे। ठीक है, तो ऋणदाता को क्या रहता है? नेगेटिव, नुकसान रहता है। स्पष्ट है? सार्वजनिक बचत, इसमें क्या रहता है? यदि सार्वजनिक बचत में भी वही घाटा रहता है, रुपए की वैल्यू जैसे अपन अभी देखा ऋणदाता और ऋणी में, सेम वैसे ही इसमें भी क्या रहता है? घाटा रहता है, नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है। और सार्वजनिक व्यय ये पॉजिटिव रहता है।
ये पॉजिटिव रहता है। क्लियर है? अच्छा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुझे एक बार बताओ, आपको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। पहले मैंने कोई ऑर्डर लिया था, ठीक है, मैंने क्या पहले ऑर्डर लिया था 100 रुपए का। 100 रुपए में 10 समोसे मुझे क्या करने हैं? भेजने हैं, ये तय हुआ था। क्लियर है? क्लियर। और अब क्या हो गया मेरे मित्र? अब समोसे की कीमत बढ़ के 15 रुपए प्रति समोसा हो गया। पहले 10 रुपए प्रति समोसा था। अब देखो, पहले तो मैं 100 रुपए में उसको कितने समोसे एक्सपोर्ट कर सकता था? 10। लेकिन अब मैं क्या 100 रुपए में 10 समोसे एक्सपोर्ट कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। कितने कर पाऊंगा? 6 समोसे ही कर पाऊंगा, 6.5 समोसे कर पाऊंगा। हाँ, तो बताओ, पहले एक्सपोर्ट में क्या कर रहा था? ज्यादा प्रोडक्ट कर रहा था। अब कितने कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। पैसे कितने मिल रहे हैं मुझे? उतने ही मिल रहे हैं, उतने ही मिल रहे हैं। तो बताओ मुझे फायदा है नुकसान है? पहले मुझे 100 रुपए के लिए उसको कितने समोसे भेजने पड़ते थे? 10। और अब कितने भेजने पड़ रहे हैं मेरे मित्र? 6 ही। तो फायदा होएगा नहीं होगा? ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है? आगे बढ़े। रोजगार की बात करूं, रोजगार में ध्यान रखना, एक सीमा तक मुद्रास्फीति क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोडक्शन पे भी क्या रहता है बेटा? प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है। कैसा प्रभाव रहता है? और जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसको भी क्या रहता है मेरे मित्र? लाभ रहता है। उसको भी क्या रहता है? लाभ रहता है। स्पष्ट है? अच्छा, किसान को क्या रहता है? किसान को भी मेरे मित्र एक सीमा तक बढ़ने वाली मुद्रास्फीति का उसको भी लाभ रहता है। स्पष्ट है? अब हमारी बात कर लेते हैं कौन की? जिनकी आय स्थिर है या जिनकी आय स्थिर नहीं है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सैलरीड पर्सन है, फिक्स्ड आती है इनकी, भैया महीने में सैलरी फिक्स है, उनको फायदा है नुकसान है? स्थिर आय वालों को नुकसान है। स्थिर आय वालों को नुकसान होगा नहीं होगा? अरे भैया 5,000 रुपये आते थे महीने के, आज भी 5,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन बाहर तो महंगाई बढ़ गई, तो क्या होगा? इसको तो नुकसान होगा। जिनके पेंशन आती है, मतलब जिनको फिक्स पैसा आ रहा है ना, उन सबको मेरे मित्र क्या रहेगा? नुकसान रहेगा। अच्छा, जिनकी परिवर्तनशील आय है, परिवर्तनशील आय, इनको फायदा होगा। क्योंकि भैया सपोज करो इनका धंधा बढ़ा तो पैसे बढ़े, पैसे बढ़े तो इनको फायदा हुआ। परिवर्तनशील आय वालों को क्या रहेगा मेरे मित्र? लाभ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या देखे? पहले हमने कारक देखे थे और ये हमने प्रभाव देखे। इन पे से देखो सीधे प्रश्न बनेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, सीधे प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न और बनता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय, उनको भी देख लो। नियंत्रण करने के उपाय। अब देखो उपाय कैसे होगा? एक तो सरकार कोई उपाय करेगी, मतलब जो उसकी फिजिकल पॉलिसी उसमें करेगी, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक रूप से उपाय करेगी। तो ध्यान रखना, एक होता है सरकारी उपाय जिसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय उपाय। इसी को हम मेरे मित्र क्या कहते हैं? सरकारी मेजर, सरकारी उपाय। और एक होता है आपका मौद्रिक उपाय, जिसको पैसे को कैसे कम ज्यादा करना बाजार में, सामान्यतः आरबीआई इत्यादि के द्वारा किया जाता है। ये कौन सा है मेरे मित्र? मौद्रिक उपाय। सरकारी प्रयास कौन कौन से होंगे भैया? कैसे भी करके बाजार में क्या करें? पैसे को कम करना है। आप ऐसे देखो, तो ऐसा कोई भी सरकार का उपाय जिसमें मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए, तरलता कम हो जाए। सपोज करो अगर टैक्स में वृद्धि कर देंगे तो बाजार में पैसा कम होगा या नहीं होगा? सब बिल्कुल होगा। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, अगर इसमें कमी कर दें तो बिल्कुल सब लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जो ऋण है, ऋणों है, ऋणों में वृद्धि कर दें तो बिल्कुल साहब कम हो जाएगी।
डायरेक्ट एक्शन, कहीं होर्डिंग हो रही है उनको दबोचने लग जाए। डायरेक्ट एक्शन कि साहब इसने 100 बोरी एक्स्ट्रा इकट्ठी करके रखी हुई है, पकड़ लो उसको, क्लियर है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चावल महंगा हुआ तो ठीक है, जैसे अभी टमाटर महंगे हुए थे तो जगह जगह क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टमाटरों को निकाल निकाल के भेजना स्टार्ट किया एफसीआई के माध्यम से, और उन्होंने क्या बोला, छोटे छोटे ये गाड़ी लेके आती थी हमारे यहाँ, जैसे जयपुर में भी कई जगह खड़ी रहती थी, 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये में टमाटर दे रही थी किलो, जब भाव 150, 250 रुपये थे, 200 रुपये थे। तो सरकार क्या कर सकती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कीमत को कम कर सकती है। और क्या है मेरे मित्र, उस चीज का इंपोर्ट बढ़ा दे, आयात में वृद्धि कर ले कि साहब इस समय कमी हो रही है, एक काम करो बाहर से टमाटर मंगा लो, तो उससे भी क्या पर फर्क पड़ेगा आपके यहाँ पर, आप इस प्रकार की मुद्रास्फीति को कम कर सकते हो। लेकिन ये सारे प्रयास कौन करेगा, सरकार करेगी। एक दूसरे पर प्रयास होंगे कि सब पैसों को कैसे मेंटेन किया जाए बाजार में, उसकी जो फ्रिक्वेंसी आने जाने की उसको कैसे देखा जाए, तो ये सारे आपके मौद्रिक उपाय में आएंगे। देखो बैंकिंग में अपन वैसे इन सबको पढ़ेंगे। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो में क्या कर दो, वृद्धि कर दो। बैंक में क्या होता है कि हर बैंक को अपनी जमा का कुछ पैसा क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। 100 रुपये में सपोज करो हमने बोल दिया आपको 10% अपने पास हमेशा संभाल रखना है, इसको लोन वोन नहीं देना, तो अगर सरकार बोलती नहीं, मौद्रिक उपाय में वृद्धि कर दी, 10 के 15% कर दी, अब आपको ज़्यादा आपको स्टॉक रखना पड़ेगा कैश का। उससे क्या होगा, आप लोन कम दे पाओगे, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, मतलब कैसे भी करके बाजार से लिक्विडिटी कम करनी है, तो क्या हो गया, ऐसे CRR, ऐसे होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है कि सब इतना कैश आपको रखना ही रखना है, क्लियर है। एक होता है रेपो रेट, बैंकिंग में अपन इसको देख लेंगे, रेपो रेट में वृद्धि, रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन, रेपो रेट में वृद्धि। रेपो रेट में वृद्धि का मतलब ये होता है कि बैंक रेट में भी वृद्धि करने से मुद्रास्फीति पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो 2 मेजर आपने देख लिए, राजकोषीय और सरकारी, और मौद्रिक उपाय। देखो मित्र, अपन ने मुद्रास्फीति को आज कंप्लीट कर लिया है। इसको आप जितनी बार देखेंगे ना, उतनी बार ही आपको कुछ नए नए फंडे और खुद पढ़ते पढ़ते ध्यान में आने लग जाएंगे। तो इसको 1-2 बार अवश्य रिवाइज करना, उससे आपके फंडे काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे इकोनॉमिक्स का सेशन आएगा, उसमें साथ लगातार जुड़े रहना। और जिसको भी अपनी ऑर्गेनाइजर बुक RS की तैयारी के लिए आवश्यक है, तो जो नंबर नीचे है चल रहा होगा आपके स्क्रीन पर, उस पर हम मैसेज कर देना व्हाट्सएप। डेफिनेटली आपको हम अगले 12 घंटे में आपसे चर्चा करके उस पर आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, राम राम।